3 महीने मीनाक्षी को पीरियड नहीं आए तो चाची ने उसका टेस्ट करवाया। मुबारक हो, इनकी 2 महीने की प्रेगनेंसी है। डॉक्टर की बात पर मीनाक्षी का चेहरा पीला पड़ गया, मगर अपनी पवित्रता की कसमें खाते हुए वो भूल चुकी थी कि एक दोपहर जब सब लोग शादी में गए थे तो फ्रिज में रखा जूस पीते ही वो चकरा कर किचन के फर्श पर गिरी थी। मगर आंख खुली तो वो अपने बेड पर थी। उसे अपना निचला शरीर धुला धुला सा महसूस हुआ था, लेकिन डर के मारे उसने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रोहन की बात पर सबको झटका लगा, क्योंकि वो शहर का सबसे काबिल और मशहूर बिजनेसमैन था, जबकि साक्षी अनाथ और सिर्फ 10वीं पास थी। मगर कोई नहीं जानता था कि कितने पापी हैं सब लोग यहाँ पर। मेरा किसी को एहसास नहीं है। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या मेरी जिंदगी ऐसी होती? मीनाक्षी आज हवेली में अकेली थी। हवेली के सब लोग शादी में गए हुए थे। हवेली के पास रहने वाले अंकल के बेटे की शादी थी, लेकिन मीनाक्षी के कहने के बावजूद भी इन लोगों ने इसे साथ ले जाना जरूरी नहीं समझा था। बल्कि चाची ने डांटते हुए कहा था कि सारा काम अच्छे से पूरा करना, वापस आऊं तो मुझे कोई काम अधूरा नहीं मिलना चाहिए। और तब से मीनाक्षी बिना आराम किए हवेली को चमकाने में लगी हुई थी, और अब उसका थकान से बुरा हाल था। नहाने के बाद वो किचन में अपने लिए चाय बनाने आई तो सामने फ्रिज में जूस का गिलास पड़ा था। एक ही सांस में वो पूरा गिलास चढ़ा गई। थोड़ी देर के बाद वो चाय बनाने के इरादे से चूल्हे के पास आई, मगर उसे जोर का चक्कर आने लगा। जमीन आसमान आंखों के सामने घूमते हुए महसूस होने लगे थे, और वो संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ी। जब इसे होश आया तो वो अपने कमरे में थी। सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। शरीर के अलग अलग हिस्सों में हल्की हल्की टीसें उठ रही थीं। सिर को थामते हुए वो उठकर बैठी तो दोबारा चक्कर आ गया। कितनी देर तक वो अपने होश में वापस न लौटी। ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी अजीब तबीयत क्यों हो रही है? मेरा सिर इतना क्यों चकरा रहा है? मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। नाश्ता किए बिना हवेली के काम कर रही हूँ। शायद इसी वजह से हो रहा है। कितनी देर तक वो बड़ी मुश्किल से आंखें खोलने में कामयाब हुई थी। सिर को दोनों हाथों में थामते हुए वो उठकर बैठी। अपने आसपास का माहौल देखकर वो हैरान रह गई। मैं तो किचन में थी, फिर अपने कमरे में कैसे आई? शायद मैं खुद ही चलते हुए कमरे में आई हूँ। एक तो आज तबीयत इतनी अजीब हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी तो वो और भी ज़्यादा हैरान रह गई। अरे ये क्या? मैंने तो सफ़ेद कपड़े पहने थे, फिर मेरे कपड़े कैसे बदल गए? उसे अच्छे से याद था कि नहाने के बाद उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे, जो अभी कल ही स्वाति ने उसे दिए थे। स्वाति कपड़ों को मुश्किल से 2 बार ही पहन पाती थी। वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी, और पुराने कपड़े उस पर तंग होते जा रहे थे। अपने पुराने कपड़े वो किसी और नौकरानी को नहीं देती, सिवाय मीनाक्षी के, और वो भी दान के तौर पर। मीनाक्षी को भी वो कपड़े बहुत पसंद आए थे, मगर कितना वक्त गुजर गया, मीनाक्षी को दोबारा वो कपड़े कहीं नजर नहीं आए थे। मैंने कहाँ रख दिए उन कपड़ों को? ना बाथरूम में है, ना गंदे कपड़ों में, ना ही अलमारी में, ना ही कहीं और। फिर वो कहाँ जा सकते हैं? फिर उसने खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि शायद छत से उड़कर कपड़े कहीं और बाहर चले गए होंगे। स्वाति पड़ोस में रहने वाली उनके एक दोस्त की बेटी थी, जो हर वक्त हवेली में ही पड़ी रहती थी। स्वाति को सिर्फ अपनी चीजें नहीं दिखाई देती, बल्कि अपने सारे काम वो मीनाक्षी से ही करवाती थी। ये सब करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी को नीचा दिखाना और अपने घमंड को सुकून पहुंचाना था, क्योंकि स्वाति मीनाक्षी के मुकाबले बिल्कुल आम सी लड़की थी, जो ना ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही उस पर जान छिड़कने वाले उसके माँ बाप या भाई बहन थे, और ना ही कोई ऐसा हुनर जो इसे सब लोगों से खास बनाता। इसके पास एक ही खूबी थी, और वो थी सुंदरता की दौलत। मीनाक्षी सुंदरता से बेतहाशा मालामाल थी। खानदान या आसपास की कोई लड़की भी इसकी टक्कर की नहीं थी। आम से सादे से रूप में भी वो किसी राजकुमारी जैसी लगती थी, और यही एक चीज थी जहां पर स्वाति मात खा जाती थी। वो मीनाक्षी के रूप से बेतहाशा जलती थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मीनाक्षी का रूप बिगाड़ दे, मगर जहां उसका बस चलता वहां पर वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करती।
छोटे बड़े सारे काम वो मीनाक्षी से करवाती और बात बात पर इसे जलील करती। न सिर्फ स्वाति बल्कि हवेली के सभी लोग मीनाक्षी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। जब तक दादा जिंदा थे तब तक तो मीनाक्षी के लिए सब कुछ अच्छा था, मगर उनके जाने के बाद मीनाक्षी के लिए सब कुछ बदल गया था। जो पहले दादाजी की वजह से इसका लिहाज कर जाते थे, अब वे भी लिहाज का दामन छोड़ चुके थे। पिछले कुछ दिनों से मीनाक्षी को अपनी तबीयत में अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। हालांकि घर के सारे काम तो वो कई सालों से अकेले कर रही थी, मगर अब इसे जरा जरा से काम से थकावट हो जाती और सिर भी बार बार चकराता हुआ महसूस होता। अब तो पिछले कुछ दिनों से इसे बार बार उल्टी भी हो रही थी। जो भी खाती फौरन बाहर निकाल देती। इसकी हालत देखकर चाची को गुस्सा आ रहा था और वो इस पर शक करने लगी थी। अरे अभागी, ये बार बार तुझे उल्टियां क्यों आ रही हैं? ये सिर चकराना और दिल घबराना, मुझे लगता है तूने कोई ना कोई गुल खिलाया हुआ है। वो जो सुबह से रात तक काम से निढाल हो चुकी थी, उसे एक पल के लिए भी कमर सीधी करने को नहीं मिला था। अब जब चाची ने उसे उल्टी करते देखा तो इसे बहुत खरी खोटी सुनाई। वो तो सुन्न होकर रह गई थी। चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक ही तो बोल रही हूँ। मैं कब से तुम्हारी इस पल पल बदलती तबीयत को देख रही हूँ। मुझे तो लगता है कि तूने जरूर कोई ना कोई गुल खिलाया है। वो जो इनकी हर कड़वी बात सुनने की आदत थी, उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था, मगर जब इन्होंने उसके चरित्र पर दाग लगाया तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। चाची, भगवान का खौफ करें। आपके मुंह में जो आता है बोलती चली जाती हैं। आपकी भी जवान बेटियां हैं, इसके बावजूद आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच रख सकती हैं? ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं? अच्छा, अब तेरी भी जुबान चलने लगी है, जो मुझे जवाब देने लगी। तो अभी बताती हूँ। एक के बाद एक कई थप्पड़ उन्होंने मीनाक्षी के चेहरे पर जड़ दिए थे। वो चुपचाप उनसे पिटती रही। अभागी, कुलक्षणी, अब तू जबान चलाना भी सीख गई, मुझे आंखें दिखाने लगी है। कल को मेरा हाथ ही पकड़ेगी। इससे पहले मैं तेरा हाथ ही ना तोड़ दूं। सब्र कर, तेरा इंतजाम मैं जल्दी ही करती हूँ। वो तो अपना गुस्सा इस पर उतार कर चली गई थी, मगर वो कितनी देर तक घुटनों में सिर रखकर रोती रही थी। अगले दिन सबके लिए नाश्ता बनाते हुए भी इसे बार बार चक्कर आते रहे। और फिर जब वो चाची जी के पास चाय का कप लेकर आई तो चाय का कप चाची पर ही उलट गया था और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। अब की बार सबने मुड़कर परेशानी से उसे देखा था। अब की बार चाची को भी अंदाजा हो गया था कि इसकी तबीयत सच में खराब है। जरा इसे तुम डॉक्टर के पास लेकर जाओ। काफी दिनों से मैं देख रही हूँ, ये बहुत ही कमजोर हो गई है। सारा दिन गर्मी में काम करने से शायद बीमार पड़ गई है। इसे डॉक्टर से दवा ला कर दो और कुछ देर इसे आराम करने को बोलो। इतनी सी मेहरबानी पर ही साक्षी की आंखें नम हो गई थीं। जल्दी से उठकर वो दोबारा से बाथरूम में आई और दोबारा से चाची जी के लिए चाय लेकर गई थी। जब सब लोग नाश्ते से फ्री हो गए तो चाची जी इसके पास किचन में चली आई थीं। रसोई के काम आज नौकरानी देख लेगी। अभी तो मेरे साथ आओ, तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेकर चलूं। आखिर पता तो चले कि तुम्हें बीमारी क्या है। और वो इसे अजीब शक भरी नजरों से देखकर बोली थी। मीनाक्षी को उनका ये अंदाज बुरा तो लगा, मगर वो भी इस वक्त अपनी तबीयत से परेशान थी। जल्द से जल्द तैयार होकर वो उनके साथ डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार हो गई थी। चाची इसे अपने साथ फैमिली के डॉक्टर के पास लेकर आई थी। फैमिली डॉक्टर भी इसे देखकर चौंक गया था, क्योंकि इस घर में मीनाक्षी की क्या हैसियत थी, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं थी। अपने होठों पर वो पेशेवर मुस्कान सजाकर उसने उन दोनों को स्वागत किया था। आज मीनाक्षी को आप यहाँ लेकर आई, सब खैरियत तो है ना? यही तो पता करना है कि सब खैरियत है ना? कहीं हमारी नाक के नीचे कोई गुल तो नहीं खिलाया गया? चाची की बात पर डॉक्टर ठहाका मारकर हंसी थी। मीनाक्षी का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। अचानक चाची इसके बारे में इतना खतरनाक क्यों सोच रखती हैं? इतना गलत क्यों बोलती हैं? क्या उन्हें जरा भी भगवान का डर नहीं है? डॉक्टर ने इसे बेड पर लिटाया, चेकअप करने लगी। थोड़ी देर के बाद मीनाक्षी ने महसूस किया कि डॉक्टर के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता छा गई और वो हैरान नजरों से मीनाक्षी को गौर से देखने लगी। फिर उसने अपने असिस्टेंट को कमरे में बुलाया, ब्लड टेस्ट मीनाक्षी के लिए लिख कर दिया
और नर्स को अपने साथ लेकर गईं। जाते जाते वो वापस पलटी। डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं ना? मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? डॉक्टर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस आंख के इशारे से नर्स के साथ जाने को कहा था। मीनाक्षी को बहुत ही अजीब महसूस हुआ था। कैसे सब लोग जान जाते हैं कि इसकी हैसियत घर में कौड़ी की भी नहीं है, और सब लोग इसके साथ वही सलूक करते हैं जो घर के लोग उसके साथ करते हैं। टेस्ट करवाने के बाद वो चाची जी के पास आकर बैठ गई। वो दोनों आपस की बातों में मशरूफ थे। टेस्ट रिपोर्ट आने में आधा घंटा बाकी था, और ये आधा घंटा मीनाक्षी ने जैसे कांटों पर चलते हुए गुजारा था। न जाने क्यों उसे कुछ गलत होने का अंदाजा हो रहा था, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। और फिर जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने एक ताने भरी नज़र मीनाक्षी पर डाली। आपका शक बिल्कुल ठीक था आंटी जी। आपकी लड़की ने वाकई आपकी नाक के नीचे गुल खिलाया हुआ है, और आप लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये क्या बोल रही हैं डॉक्टर? सच बोल रही हूँ आंटी जी, ये देखिए। रिपोर्ट चाची जी के हाथ में आ गई। वो अविश्वास और फटी फटी निगाहों से रिपोर्ट को देख रही थी। मीनाक्षी को ताने देना अलग बात है, इस पर बातें कसना भी अलग बात है, मगर वो चरित्र की कैसी थी ये बात हवेली के सभी लोग जानते थे। इसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कुंवारी लड़की जो हर वक्त इनकी आंखों के सामने किचन में काम करती पाई जाती थी, वो ये काम भी कर सकती है। मीनाक्षी प्रेग्नेंट है, और वो भी बिना शादी के। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आप इस लड़की से पूछें कि ये सब कैसे हुआ और ये बच्चा किसका है। मीनाक्षी की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने इसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो। वो लगातार नामे सिर हिला रही थी। ये झूठ है चाची जी, आप जानती हैं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, कभी किसी से बात तक नहीं की। मैं तो आसपास के लड़कों से भी बात नहीं करती। आप जानती हैं कि मेरा सारा समय घर में ही गुजरता है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अब वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। चाची ने उसे नफरत भरी निगाहों से देखा। डॉक्टर, क्या आप दोबारा इसका टेस्ट कर सकती हैं? मुझे लग रहा है कि शायद रिपोर्ट गलत है। ठीक है, आप कहती हैं तो दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, मगर ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। मैं ये टेस्ट सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कर रही हूँ, और अब की बार इसके सारे टेस्ट मैं खुद कर लूँगी, ताकि आपको पक्का हो जाए कि आपकी लड़की क्या कारनामा कर चुकी है। अब डॉक्टर खुद इसे अपने साथ लेकर गई थी। डॉक्टर ने इसके कपड़ों को हटाने के लिए हाथ लगाया तो मीनाक्षी के पूरे शरीर में जैसे चेटियां रेंगने लगी थी। वो पूरी तरह से कांप उठी थी। डॉक्टर ने एक बार फिर से नफरत भरी नजर उससे उसे देखा था। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई मासूम और अनछुई लड़की हो, जैसे पहली बार कोई हाथ लगा रहा हो। अरे अगर इतनी ही पवित्र थी तो ये सब कैसे हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। वो मरी मरी आवाज में बोली थी। दोबारा से टेस्ट हो गए थे, दोबारा से रिपोर्ट आ गई थी, और रिपोर्ट में वही सब था जो पहली रिपोर्ट में लिखा था। चाची ने अब इसे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। ना इन्होंने नर्स का लिहाज किया, ना डॉक्टर का, और ना ही वहां आए हुए लोगों का। डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से उन्हें मीनाक्षी से अलग किया था। क्या कर रही हैं आप? यहाँ तमाशा मत लगाइए। जिनको नहीं पता उसे भी पता चल जाएगा। इसे घर ले जाएं, वहाँ इसके साथ जो चाहे सलूक कीजिए, मगर घर से बाहर आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। अगर आप अपने पूरे परिवार की इज्जत बचाना चाहती हैं तो। ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब आप। इस लड़की को तो हमारी इज्जत की परवाह नहीं थी, मगर अब हमें तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। वो उसे घसीटते हुए घर लेकर गई थी, और फिर बड़े हॉल में जहाँ सब लोग मौजूद थे, मीनाक्षी को सबसे बीच में लाकर खड़ा कर दिया था। पूछो इससे, किसके साथ मुंह काला किया है इसने? ये माँ बनने वाली है, 2 महीने की प्रेग्नेंट है, और हम लोग इसे मासूम लड़की समझ रहे थे। आखिर किसकी वजह से इसने ये सब किया? सब लोगों का वहाँ जैसे सांप सूंघ गया था। कुछ पल तो कोई कुछ बोल ही नहीं सका था, और फिर सब लोग एक साथ उस पर गुस्से से चिल्लाने लगे। उसकी ताऊ जी तो उसे जान से मार देना चाहते थे। चाचा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। क्या कर रहे हैं पापा? इनके नापाक खून से अपने हाथ क्यों रंगना चाहते हैं? मैं इसकी जान ले लूंगा, इसका खून पी जाऊंगा, मगर इसने ऐसा क्यों किया?
कौन था वो पापी? मीनाक्षी, बता कौन था वो? मीनाक्षी किसी की बात का क्या जवाब देती? वो भी उतनी ही अनजान थी जितने के सब लोग थे। इसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इस पर ये कयामत टूटी तो कब टूटी, ये सब हुआ तो कैसे, और ये पाप करने वाला था कौन? इस बच्चे का बाप कौन है? ये सवाल उसके सामने अभी फन फैलाए खड़ा था। जवाब उसके पास होता तो वो सब लोगों को देती। सभी लोग नफरत से उसे देखे जा रहे थे। चाची ने बड़े ही कड़े अंदाज में कहा, इसकी शादी हम रामू के साथ तय कर देते हैं। ये इसी काबिल है कि एक नौकर के साथ बांधी जाए। रामू से हम असल बात छुपा लेंगे, बस यही बताएंगे कि हम अब और इस बोझ को अपने घर में नहीं संभाल सकते। अब जब ये उसके बूढ़े बाप की सेवा करेगी, उस घर में रहेगी जहाँ दो वक्त की रोटियां मुश्किल से मिलेंगी, तब इसका दिमाग जाकर ठिकाने आएगा। ठीक कह रही हैं आप, ये इसी लायक है कि इसकी शादी किसी नौकर के साथ की जाए। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। स्वाति भी नफरत से उसे देख रही थी। नफरत के साथ साथ उसके दिल में एक अलग तरह का सुकून भी था। हमेशा मीनाक्षी की सुंदरता उसे चुभती थी, और आज इसकी बेइज्जती देखकर इसकी सारी सुंदरता भी जैसे किसी काम की नहीं रही थी। वो ऐसा दाग बन चुकी थी जो बहुत बदनुमा था। तभी वहां पर रोहन आया, लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ। उसने सब लोगों को बेहद ही संजीदगी से देखा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम भी आओ बेटा, तुम भी जान लो कि आखिर इस लड़की ने क्या कारनामा किया है। इस परिवार के मर्दों को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पता है क्या हुआ है? इस अंदाज में अपनी घड़ी ठीक करते हुए वो बोला। चाची ने उसे सारी बात बताई। कितनी देर तक वो सुन्न होकर रह गया था। फिर जब बोला तो उसकी बात सुनकर बाकी सब लोग हैरान रह गए थे। मैं मीनाक्षी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैं इसके साथ 7 फेरे लेकर इज्जत से इसे अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। आज अभी और इसी वक्त आप लोग पंडित जी को बुलाकर शादी की तैयारी करें। उसने जैसे सबके सिर पर बम फोड़ा था। कितनी देर तक कोई कुछ बोल ही न सका। स्वाति की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी। रोहन और स्वाति की आपस में बात पक्की हो चुकी थी, और वो उस पर सबसे ज्यादा हक जताती थी। और क्यों न जताती? रोहन शहर का सबसे सुंदर और अमीर लड़का था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, जो विदेश से बिजनेस की डिग्री लेकर आया था। बचपन से स्वाति उसे पसंद करती थी। दोनों के परिवारों की सहमति के बाद ही उनकी बात पक्की हुई थी, और अब शादी के 6 महीने पहले वो बोल रहा था कि वो स्वाति की बजाय मीनाक्षी से शादी करेगा। ऐसे कैसे हो सकता था? स्वाति जैसी लड़की को छोड़कर वो मीनाक्षी जैसी लड़की का चुनाव क्यों कर रहा था, जो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती, जो 10वीं से ज्यादा आगे पढ़ ही ना सकी। इसका भला स्वाति जैसी पढ़ी लिखी फैशनेबल मॉडल लड़की से क्या मुकाबला था? अपना फैसला सुनाकर वो वहां से जाने लगा कि अचानक स्वाति के बेजान शरीर में जैसे जान आ गई थी। वो उसका कॉलर पकड़ने के लिए उसके पास आई। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? बात मेरे साथ पक्की हुई, और शादी इस चरित्रहीन लड़की के साथ, जिसने पता नहीं किसके साथ मुंह काला किया है। रोहन ने हाथ उठाकर उसे आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। स्वाति, किसी के बारे में ऐसी बातें मत करो। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए इसके चरित्र के बारे में कोई फैसला मत करो। अरे आप मुझे खामोश करवा रहे हैं। ये कहाँ किस किस को चुप करवाएंगे? सब लोग जान गए हैं कि इसके करतूत क्या है, और आप इसके पापों पर पर्दा डालने के लिए खुद को बलि दे रहे हैं। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, और आपको किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकती। स्वाति इस वक्त बुरी तरह से भावुक हो गई थी। वो ये भूल गई थी कि घर के बड़ों के सामने तमाशा कर रही है। उसे याद था तो बस इतना कि रोहन उसके हाथ से निकल जाएगा, और वो मीनाक्षी उसे छीन लेगी। उसे मीनाक्षी की जिस सुंदरता से हमें डर लगता था, वही डर उसके सामने खड़ा हो गया था। सभी ने रोहन को समझाया, रोका, मगर वो किसी की सुने बिना पंडित जी को लाने और शादी का इंतजाम करने के लिए कह चुका था। मीनाक्षी पर भी जैसे हैरानी और खुशी का एहसास छा रहा था। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर पहले तक तो इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बंद गली में आ गई है। इसके पास कुछ भी नहीं रहा, खाली हाथ हो गई है, और अब जैसे दुनिया भर की खुशियां इसके आंचल में समाने को तैयार थी। रोहन जैसा शानदार इंसान, जिसके बारे में उसने सिर्फ सपने देखे थे, जिसे हमेशा सपनों में सोचा था, वो सच में उसे मिल जाएगा।
इसका तो उसने कभी अंदाजा भी नहीं किया था। दोनों फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गए और शादी के बाद रोहन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया था। मीनाक्षी अभी तक सपनों की दुनिया में थी। रोहन ने प्यार से उसके गालों को छुआ, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाकर, मीनाक्षी, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। आज भी मैं तुम्हारे तुम्हारे बीते हुए कल में कोई बात नहीं करूंगा। तुम्हारे अतीत से जुड़ा कोई सवाल नहीं करूंगा। सब भूल जाओ। मैं भी सब भूलने की कोशिश करूंगा। उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए वो बोला तो मीनाक्षी उसे बस टकटकी लगाए देख रही थी। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। रोहन की आंखों में अजीब सी चमक थी, अजीब सी भावना थी। वो मीनाक्षी से बातें तो कर रहा था मगर उससे नजरें भी चुरा रहा था। उसकी आंखों में इसके लिए हमदर्दी थी। इसके साथ साथ कुछ और भी था जो मीनाक्षी की समझ से बाहर था। उसने मीनाक्षी को ऐसे संभाला जैसे वो कांच की कोई नाजुक गुड़िया हो। पूरी रात वो उस पर अपना प्यार लुटाता रहा और वो खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही थी। भला जिस इंसान को वो हमेशा छुप छुप कर दिल ही दिल में पूछती रही है, जिसे ईश्वर जैसा दर्जा दिया था, अपने दिल में सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया था, वो इंसान उसे मिल जाएगा, इसका तो उसने सोचा भी नहीं था। आज पहली बार वो इतने घंटों सुकून से आराम कर रही थी, वरना तो उसे सिर्फ रात को ही आराम नसीब होता था। आज रोहन ने इसे कमरे से निकलने तक नहीं दिया था। नाश्ता भी इसके कमरे में मंगवाया और फिर सारा दिन इसके साथ कमरे में रहा। आज उसने खास तौर पर ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि वो मीनाक्षी के साथ वक्त बिता सके। 2 दिन तक वो इसे अलग अलग जगहों पर घुमाता फिराता रहा। वो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हों। और जिस दिन रोहन ऑफिस गया तो उसके जाते ही स्वाति गुस्से में लाल पीली होती उसके कमरे में आई और साथ ही साथ चाची भी आ गई थी। महारानी बनकर कमरे में बैठी है। मेरे बेटे को तो तूने पागल बना दिया, जिसने तेरी जैसी लड़की को इतनी इज्जत दे दी, जिसकी तू हकदार भी नहीं थी। स्वाति तो उसे मारने के लिए झपटी। मैं इसे जान से मार दूंगी। ये होती कौन है रोहन को मुझसे छीनने वाली? उसने मीनाक्षी का गला दोनों हाथों से दबा लिया। चाची पास खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। मीनाक्षी का दम घुटने लगा था। क्या कर रही हो स्वाति? तुम पागल हो गई हो, छोड़ो मुझे। बहुत मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली। स्वाति ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया था। हाँ, मैं हो गई हूँ पागल। मेरा प्यार तूने मुझसे छीन लिया है। मेरे हिस्से की खुशियों पर कब्जा करके बैठ गई है तू। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने आराम से बैठूंगी? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसी वक्त किसी ने जोर से उसके बाजू से पीछे खींचा और फिर एक करारा थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। स्वाति हैरानी से सिर उठाकर देखने लगी। इस हवेली में कौन था ऐसा इंसान जिसने स्वाति पर हाथ उठाया था? देखा तो वहां रोहन खड़ा था, गुस्से से लाल पीला। वो चाची और मीनाक्षी को देखने लगा। माँ, आपको तो इसे रोकना चाहिए था ना। ये तो पागल हो चुकी है। पागलपन में कुछ भी कर सकती है मगर आप भी यहाँ खड़ी होकर तमाशा देख रही हैं। क्यों माँ, आखिर लोगों को मीनाक्षी से क्या दुश्मनी है? तुमने इस 2 कौड़ी लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया। हाँ, ये 2 कौड़ी की लड़की नहीं है, मेरी पत्नी है। हाँ, मैंने इसकी वजह से तुम पर हाथ उठाया है और मैं तुम्हें साफ चेतावनी दे रहा हूँ स्वाति। अगर मेरी पत्नी से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और न मैं किसी का लिहाज करूंगा, न किसी के रोकने से रुकूंगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देकर रहूंगा। स्वाति गुस्से से पैर पटकती वहां से चली गई। चाची भी उसके पीछे कमरे से निकल गई थी। वो अपने बेटे से बहुत नाराज थी। रोहन ने उन्हें कितना दुख पहुंचाया था। क्या क्या नहीं सोचा था उन्होंने रोहन के लिए। उनके लिए वो किसी गर्भ से कम नहीं था। परिवार का सबसे काबिल लड़का उन्हीं का बेटा था। वो सीना चौड़ा करके चलती थी और अब उसी लड़के ने उन्हें सबकी नज़रों में मजाक बनाकर रख दिया था। भला जो लड़की कल तक उनकी नौकरानी थी अब उसे बहू के रूप में कैसे स्वीकार करती। मीनाक्षी बुरी तरह से रोए जा रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। रोहन ने उससे देखा तो गहरी सांस लेकर उसके पास आया और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। रोहन के सीने से लगकर वो फूट फूट कर रो रही थी। अब तो मुझे डर लगने लगा है आपकी माँ से। मुझे लगता है किसी दिन वो मेरी जान ले लेंगी। आखिर मेरा कसूर क्या है? ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या किया है मैंने? अगर आज आप न आते तो न जाने क्या हो जाता।
रोहन उसे लगातार खुद से सटाए दिलासा दे रहा था। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं तो वक्त पर आ गया। फिर तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? और अब मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत करेंगी। अब मैं जाने से पहले पापा से और अंकल जी को भी समझा दूंगा कि वो इनसे कहें कि मेरी मीनाक्षी से दूर रहें। इसे मेरे जाने के बाद जरा भी तंग न करें, वरना मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। और मेरे माँ बाप मुझसे इतना प्यार तो करते हैं कि मुझे घर से किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे। वो मीनाक्षी को बहला रहा था। अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए वो उसे किसी बच्चे की तरह प्यार से पुचकार रहा था। आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो आप गए थे। आपने तो कहा था कि वापसी में देर हो जाएगी। हाँ, मैं अपनी ज़रूरी फाइल घर पर भूल गया था, वही लेने आया था। और भगवान का शुक्र है कि आज मैं फाइल भूल गया, तभी तो वापस आ गया, वरना न जाने क्या हो जाता। अच्छा, अब तुम परेशान ना हो। उसने आरती के हाथों मीनाक्षी के लिए नाश्ता कमरे में भिजवा दिया था और आरती को हुक्म दिया था कि वो दोपहर और शाम का खाना खुद मीनाक्षी के पास लेकर जाएगी। मीनाक्षी को किसी चीज़ की कमी ना हो। जब वो आरती को हुक्म दे रहा था तो उसकी आंटी जी पास ही खड़ी सब सुन रही थी। गुस्से से उबलते हुए उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस बात को बर्दाश्त किया था। नौकरानी की आंखों में भी उन्हें अपने लिए दया नजर आ रही थी। भला जो लड़की कल तक उसकी नौकरानी थी, आज इनके नखरे इनका बेटा उठा रहा था। उनके लिए भी अपनी हार स्वीकार करना आसान नहीं था। रोहन ने उन्हें इतना बड़ा झटका दिया था कि वो संभल नहीं पा रही थी, मगर वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से भी नहीं थी। वो अपनी हार स्वीकार करने पर किसी कीमत पर तैयार नहीं थी। आज वो स्वाति के कमरे में आई थी। वो दुखी होकर अपने बेड पर बैठी थी। रोई रोई आंखें और मुरझाया चेहरा देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ। स्वाति, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ऐसे तो वो कभी भी तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं होगा। आंटी जी, वो तो मुझे जैसे भूल ही चुका है। मैं उसे जितना अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हूँ, उतना ही वो मुझसे दूर भागता है, जैसे मेरे साथ उसका कोई रिश्ता था ही नहीं। इतनी आसानी से कोई अपनी पसंद कैसे बदल सकता है? इस तरह से तुम अपना होलिया बनाओगी तो क्या सब ठीक हो जाएगा? बेटा, तुम हिम्मत रखो। अपना रूप बिगाड़ कर रखोगी तो वो कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। एक काम करो, उसे शिकायत करने की बजाय उसे इतना प्यार दो कि वो अपनी पत्नी से धीरे धीरे दूर हो जाए और तुम्हारे प्यार का आदी हो जाए। खुद को सजा सवार कर रखो। मैं जितना भी कर लूं वो मेरी तरफ नहीं देखता। उसके अंदाज में बेरुखी थी। तुम इतनी आसानी से हार मान गई स्वाति। मैं तुम्हें इतनी कमजोर तो नहीं समझती थी। अरे, मुकाबला करना सीखो, अपना हक छीनना सीखो। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करते हैं बेटा। क्या मतलब? वो नासमझी से आंटी जी को देखने लगी। अरे रोहन तुम्हारी तरफ इस तरह आकर्षित नहीं हो रहा तो तुम उन दोनों के बीच दूरियां पैदा कर दो। उन दोनों को एक दूसरे से इतना अलग कर दो कि वो एक दूसरे की शक्ल भी देखना ना चाहें। जितना समय वे एक दूसरे से दूर रहेंगे, उतना ही तुम अपनी मंजिल के करीब पहुंचोगी। अब बात स्वाति को समझ में आ गई थी। वो आंटी जी के और पास आकर बैठ गई और फिर उनसे आगे की योजना समझने लगी थी। धीरे धीरे ये सब तरकीबें स्वाति की समझ में आ गई थीं और अब वो मुस्कुराने लगी थी। आज वो कितने दिनों के बाद पार्लर गई थी। हेयर कलर और हेयर स्टाइल चेंज करवाया था। फेशियल करवाने से उसका चेहरा बहुत चमक रहा था। वापसी पर बुटीक से नए कपड़े लेकर भी आई और अब शीशे के सामने हल्का फुल्का मेकअप करके खुद को देखने लगी। बेशक आम दिनों से बहुत अलग थी, अनोखी और खूबसूरत नजर आ रही थी। जब रोहन के आने का समय हुआ तो वो लॉन में टहलने लगी। उसे घर आता देखकर उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। रोहन जैसे ही गाड़ी से उतरा तो वो भागते हुए उसके पास आई। रोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अपनी सहेली के घर पर जाना था, इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे मेरे दोस्त के घर पहुंचाओ प्लीज। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ स्वाति। अब वो उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी स्वाति ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज रोहन, ले चलो ना। पहले भी तो तुम मेरी हर बात मानते थे। मुझे मेरी दोस्त के घर, शॉपिंग पर हर जगह ले जाते थे जहां मैं तुमसे कहती थी। माना कि अब हमारे बीच वो सब नहीं रहा, मगर हम अच्छे दोस्त तो हैं। या फिर तुमने सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए?
उसके रूठे हुए अंदाज में बोलने पर रोहन को बहुत अच्छा लगा। आज वो आम दिनों से बहुत अलग थी, बहुत खास और खूबसूरत। इसका मतलब है कि तुमने खुद को हालात के हिसाब से ढाल लिया, सच्चाई को स्वीकार कर लिया। जाहिर सी बात है, अब जब तुमने रास्ते अलग कर लिए, तो मैंने भी तो अपने बारे में कुछ सोचना है। या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी यादों में घुल घुल कर मर जाऊं? उसकी बात पर वो जोर से हंसा। अभी तक उसका हाथ स्वाति के हाथ में था। दोनों एक साथ हंस पड़े और हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वो समय था जब मीनाक्षी लॉन में आई थी। उसने रोहन की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुन ली थी। आज उसे हॉस्पिटल जाना था। रोहन ने इसे तैयार रहने को कहा था। काफी समय गुजर गया था। जब वो कमरे में नहीं आया तो वो खुद ही बाहर निकल कर आएगी। और अब देखा तो रोहन स्वाति के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। उसके चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। रोहन ने अभी तक मीनाक्षी को नहीं देखा था, मगर स्वाति ने उसे अच्छे से देख लिया था। रात गए उनकी वापसी हुई। स्वाति को रास्ते में याद आया कि उसे बहुत ज़रूरी शॉपिंग करनी है, और वो सहेली के घर जाने के बजाय शॉपिंग पर चली गई थी। वापसी पर उसने फरमाइश की कि आज बाहर खाना खाना है। कितने दिन हो गए रोहन, तुमने मुझे बाहर खाना नहीं खिलाया। माना कि अब तुम अपनी पत्नी के प्यारे हो गए हो, मगर तुम्हारा हमारे साथ भी तो कोई रिश्ता है। और इस तरह उसकी बातों के आगे रोहन हार गया। ये भी भूल गया कि आज उसने मीनाक्षी को तैयार रहने के लिए कहा था। काफी देर तक वे दोनों हंसी मजाक में लगे रहे। एक अच्छा समय बिताकर जब वो वापस कमरे में आया, तो मीनाक्षी का चेहरा सूजा हुआ था। महसूस हुआ आंखें भी रोने जैसी थी। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मीनाक्षी के पास आकर बैठा। उसका हाथ थामा तो मीनाक्षी ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। क्या हो गया? नाराज क्यों हो रही हो? कहाँ थे आप? मीनाक्षी के गुस्से भरे अंदाज पर उसे अनजाने में हंसी आ गई। यहीं तो था मैं। कहाँ जाता? आज आपने मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना था, मगर आप मेरी बजाय स्वाति को लेकर चले गए। क्या आप पछता रहे हैं उस फैसले पर जो आपने जल्दबाजी में किया था? उसकी आंखों में अपने लिए शक देखकर रोहन अपना सिर पकड़कर रह गया। तुम लड़कियां भी ना जरा सी बात पर एक दूसरे से जलने लगती हूँ। अरे उसे अपने एक दोस्त के घर जाना था, फिर वापसी में देर हो गई। मेरे दिमाग से निकल गया। तुम्हें सुबह लेकर जाऊंगा। सुबह पहले डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। तुम अपना मूड ठीक करो। बहुत मुश्किल से उसने मीनाक्षी को मनाया था। अब आप मुझसे वादा करें कि आप कभी स्वाति के लिए मुझे नहीं छोड़ेंगे, कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत तकलीफें सही हैं। मेरी जिंदगी में अब खुशियाँ आई हैं, सुकून आया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी ऐसे ही रहे। मैं आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। अचानक यूं पल भर में रोहन का चेहरा बिल्कुल गंभीर हो गया था। वो खोए हुए अंदाज में उसे देखता रहा। मीनाक्षी, अब तुम सो जाओ। बहुत रात हो गई है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मीनाक्षी उसे देखती रह गई। ये इंसान कैसे पल पल अपना मूड बदल लेता है। मीनाक्षी कभी कभी उसकी बातों पर बहुत हैरान रह जाती थी। अब अक्सर रोहन उसे खोया खोया महसूस होता, अपनी सोचों में डूबा हुआ। जब वो उसे बुलाती तो वो बुरी तरह से चौंक जाता। बातें करते करते वो जैसे कहीं खो जाता। क्या हो गया रोहन? मैं आपसे कितनी देर से बातें कर रही हूँ, और आप हैं कि मुझे सुन ही नहीं रहे। हाँ यार, वो बस ऑफिस का तनाव है, इस वजह से। तुम बताओ क्या कह रही हो? और मीनाक्षी उसे देखती रह जाती। उस दिन वो अपने कमरे में लेटी टीवी देख रही थी। ये टीवी देखने की आदत भी उसे रोहन ने ही डाली थी। सारा दिन तुम क्या करती रहती हो? सो जाती हो या किताबें पढ़ लेती हो? टीवी देख लिया करो, इतने अच्छे शो आते हैं, इससे समय भी जल्दी बीत जाता है। तो इस तरह उसे टीवी देखने की आदत पड़ गई थी, वरना वो तो सारा दिन इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे कुछ देखने का समय ही नहीं मिलता था। स्वाति कमरे में आई तो अपनी ही धुन में मीनाक्षी को आने वाली आफत का अंदाजा भी न हो सका था। लोग तो बहुत बिजी हो गए हैं, आप तो हम जैसे लोगों को भाव ही नहीं देते। स्वाति के ताने पर वो बुरी तरह से घबरा गई। स्वाति, तुम कब आई? कुछ कहा तुमने? जल्दी से उसने टीवी बंद कर दिया। अभी आई हूँ मैं यहाँ, तुमसे बात करनी थी। जरा मेरे कमरे की सफाई तो कर दो। मुझे लगता है तुम काम करना भूल गई हो, और रोहन ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। मीनाक्षी ने उसे कुछ कड़वा कहना चाहा था, मगर फिर बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना कमरा खुद साफ करती हूँ।
सारे काम खुद करती हूँ। हाँ, मगर मेरा काम नहीं कर सकती ना? स्वाति ने उसकी बात बीच में ही काटी। सारे काम तो तुमसे ही करवाती थी, और वैसे भी मेरे बहुत से नए कपड़े हैं जो मुझे किसी को देने हैं, और तुम्हारे अलावा इन कपड़ों का हकदार कौन हो सकता है? वैसे भी तुम तो मेरी उतरी हुई चीजें ही पहनती हो। पति भी तो मेरा ही लिया है ना, जो तुमने लिया है। मीनाक्षी का चेहरा उसकी बात पर एकदम से लाल हो गया था। ये क्या है? तुम मुझे बताओ, मैं कर देती हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे कमरे की सफाई कर दो और अलमारी सेट कर दो। काफी दिन हो गए हैं ना, कमरे की कोई चीज अपनी जगह पर नजर नहीं आ रही। जब से तुम्हारी शादी हुई है, तब से तुमने एक बार भी मेरे कमरे की अच्छे से सफाई नहीं की। आओ दोबारा अपनी औकात में और मेरे कमरे की अच्छे से सफाई करो, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। चुपचाप उसकी बात मानकर वो उसके कमरे में आ गई थी। कमरे का जायजा लिया। स्वाति ने सच कहा था, हर चीज उथल पुथल, धूल मिट्टी से भरी हुई। न जाने ये लड़की इतनी गंदगी में कैसे रह लेती है। मीनाक्षी ने उसका कमरा धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया। सारे कमरे की अच्छी सफाई कर दी। अब अलमारी रह गई थी। अलमारी की सफाई के दौरान उसके हाथ में एक थैला आया। इसमें क्या है? लगता है नए कपड़े हैं जो स्वाति लेकर आई, मगर सिलवाना भूल गई। जब मीनाक्षी ने वो थैला खोला तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। इस थैले में तो वही कपड़े थे जो उसके गायब हो गए थे। अरे, ये सफेद जोड़ा जो स्वाति ने मुझे दिया था, ये दोबारा से इसने अपने कमरे में इस तरह छुपा कर क्यों रखा है? भला अपनी दी हुई चीज को कोई इस तरह वापस लेता है? और यूं छुपा कर रखने का क्या मतलब है? तब उसके दिमाग में धमाका हुआ था। कहीं ये लड़की मुझे और रोहन को अलग करने के लिए कोई टोना टोटका तो नहीं कर रही? यकीनन यही बात है। तभी तो इसने मेरे इस्तेमाल किए हुए कपड़े उसने इस तरह से छुपा कर रखे हैं। मैं किसे ये बताऊंगी? रोहन तो इन बातों पर यकीन नहीं करता। हाँ, मुझे आंटी जी को बताना होगा। शायद वो इस बारे में मेरी कोई मदद कर सके। हालांकि वो जानती थी कि आंटी भी इसे कितना नापसंद करती हैं, बल्कि वो इससे नफरत करती हैं। ये कहना ज़्यादा सही होगा। मगर उस पल वो इतनी डर गई थी कि सारे काम छोड़कर वो आंटी जी के पास चली आई थी, जो किचन में नौकरानी के सिर पर खड़ी होकर खाना बनवा रही थी। मीनाक्षी को देखकर पहले तो चौंकी, फिर उनके चेहरे पर नापसंदीदगी छा गई। आज महारानी ने किचन में आने का कष्ट कैसे कर लिया? कुछ चाहिए महारानी को? मीनाक्षी उनके अंदाज पर शर्मिंदा सी हो गई थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी महारानी, बोलिए, क्या कहना है आपको? हुक्म कीजिए। हम तो आपके गुलाम हैं। आपके हुक्म का पालन करने के लिए ही तो यहाँ रहते हैं। वो वैसे ही ताने कसते हुए बोली। नौकरानी के होठों पर दबी दबी मुस्कान आई थी। आंटी जी, ये कपड़े कुछ महीने पहले गायब हो गए थे। हाँ तो? वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। और ये कपड़े मुझे स्वाति के कमरे से मिले हैं। मुझे लगता है वो मुझे और रोहन को अलग करने के लिए कोई टोना टोटका करवा रही है, ताकि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। उसकी बात अभी भी पूरी नहीं हुई थी कि आंटी जी जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ गए। मीनाक्षी उनके हंसने पर शर्मिंदा सी हो गई थी। आंटी जी, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं सच बता रही हूँ। तुझे ये गलतफहमी क्यों हुई कि तुझे रोहन से दूर करने के लिए स्वाति को जादू टोने की ज़रूरत है? रोहन दोबारा से उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है और वे दोबारा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तुमने देखा नहीं, रोजाना वे घूमने फिरने बाहर चले जाते हैं। रोहन को अभी अपनी गलती का एहसास हो गया है। कल वो मुझे कह रहा था कि उस दिन गुस्से में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मीनाक्षी से शादी कर ली। स्वाति से मैं इतना प्यार करता था, उसके बिना रहना मेरे लिए नामुमकिन है। अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अपना तीर चलाकर वो वहां से चली गई थी। मीनाक्षी उतरा हुआ चेहरा लेकर अपने कमरे में आई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आंटी जी ने जो कहा वो सच है। मगर पिछले कुछ दिनों से रोहन का रवैया भी तो उसके साथ अजीब सा था। हर वक्त वो खोया खोया सा रहता, कुछ सोचता हुआ पाया जाता, जैसे इस रिश्ते पर पछता रहा हो। मीनाक्षी ने आज गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये उसका वहम नहीं, हकीकत है। रोहन का खोया खोया अंदाज ये साबित कर रहा था कि शायद वो अपने फैसले पर पछता रहा है, शायद वो परेशान है। दूसरी तरफ स्वाति भी अपने और उसके बीच की दूरियों को मिटाती जा रही थी।
हर रोज वो उसे कोई ना कोई ऐसी बात बता देती जिससे मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता और वो अपनी और रोहन की ऐसी तस्वीरें दिखाती, ऐसी नज़दीकियों का दावा करती कि मीनाक्षी का खून खौल जाता, मगर वो अपनी जुबान से कुछ न कहती। उसका बहुत दिल चाहता था कि वो रोहन से पूछे कि ये सब क्या है। अगर बीच रास्ते में छोड़ना ही था तो मेरा हाथ थामा क्यों? अगर मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मुझे प्यार का यकीन दिलाया ही क्यों? इन्हीं दिनों उसकी तबीयत एक रात खराब हो गई। रोहन उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। बहुत गंभीर हालत में उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। डॉक्टरों ने रोहन से साफ कह दिया था कि बच्चे या मां में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। तब रोहन ने अपनी पत्नी को बचाने की प्रार्थना की थी और फिर कई घंटों के लंबे इंतजार के बाद जब डॉक्टर ने उसे खुशखबरी सुनाई कि उसकी बेटी पैदा हुई है, माँ और बेटी दोनों ठीक हैं, तब न जाने क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रोने लगा। वो लंबा चौड़ा इंसान इस वक्त हॉस्पिटल के गलियारे में घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रो रहा था। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे देख रहे थे। माँ बाप के लिए उसे इस हालत में देखना बहुत हैरान करने वाला था। उन्होंने तो आज तक उसकी आंखों में कभी आंसू भी नहीं देखे थे और आज वो इस तरह से रो रहा था जैसे उसका कोई बहुत कीमती सामान खो गया हो। क्या हो गया रोहन? क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जिस अभागी के लिए तुम इतने दुखी हो रहे हो वो जिंदा बच गई है। इतनी आसानी से हमारी जान छोड़ने वाली नहीं है। रोहन ने माँ को ऐसी नज़रों से देखा कि वो बोलते ही उनकी जुबान रुक गई। न जाने इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। उसकी माँ बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। 2 दिन के बाद रोहन मीनाक्षी और बच्ची को अपने कमरे में लेकर आया था। किसी ने भी कमरे में जाकर उन दोनों को देखने की कोशिश नहीं की। रोहन ने अपनी बेटी के लिए एक आया का इंतजाम कर दिया जो माँ और बेटी दोनों का ख्याल रखती थी। कितने दिनों तक वो ऑफिस भी नहीं गया था। हर वक्त वो अपनी बच्ची के पास रहता। अक्सर हवेली में कोई ना कोई औरत मीनाक्षी के कानों में जहर घोल देती। अरे देखा, ऐसा मर्द जो किसी दूसरे की औलाद को इस तरह से सीने से लगाकर बैठा है। औलाद भी ऐसी जिसके बाप का आता पता नहीं। मेरा बेटा इतना सीधा है जो किसी अनजान खून को अपने सीने से लगा रहा है। मीनाक्षी इन बातों को सुनती तो दुख से अपनी आंखें मूंद लेती। अब धीरे धीरे रोहन मीनाक्षी से कतराने लगा था। उसका रवैया दिन ब दिन ठंडा और अजनबी होता जा रहा था। जो कभी उसके लिए एक पल की खबर रखता था अब इससे नजरें चुराने लगा था। अब तो आलम यह था कि आंटी जी भी मौका देखकर हर बात पर ताने कसती और कड़वी बातें सुनाते हुए कहती कि बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरा बेटा अपनी असली मंजिल की तरफ लौटने वाला है। और तब तो स्वाति भी पूरी तरह से तैयार होकर मैदान में उतर चुकी थी। वो मौका मिलते ही मीनाक्षी के सामने आकर खड़ी होती और ताना मारते हुए मुस्कुराकर कहती कि तुमने क्या सोचा था? रोहन हमेशा तुम्हारा बनकर रहेगा। असली हकदार तो मैं ही हूँ और हम दोनों की शादी का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है। बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। मीनाक्षी उनकी बातों से अंदर तक हिल जाती थी। उसका दिल डर से डूबने लगता था। वो अक्सर रोहन से कांपते हुए लहजे में पूछती, क्या आप मुझसे तंग आ गए हैं? क्या आप वाकई मुझसे दूर होना चाहते हैं? क्या आप स्वाति के पास दोबारा वापस जाना चाहते हैं? रोहन हर बार एक हल्की सी झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर सजा लेता और ना में सिर हिलाकर कहता, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पागल हो रही हो जो ऐसा सोचती हो। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा सोनापन और डर नाच रहा होता। उसकी वे नजरें देखकर मीनाक्षी का दिल दहल जाता और एक अनजानी सी घबराहट उसके पूरे वजूद में फैल जाती। एक रात सोते हुए अचानक से मीनाक्षी की आंख खुल गई। उसने देखा कि बिस्तर पर रोहन मौजूद नहीं था। उठकर बैठ गई। उसने इधर उधर देखा मगर वो कमरे में नहीं था। उसे लगा कि शायद वो किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बावजूद जब वो वापस ना आया तो उसका दिल बेचैन होने लगा। वो अपने बिस्तर से उठी और दबे पांव कमरे से बाहर निकल आई। हॉल और गलियारे में अंधेरा था। वो चलते चलते उस तरफ बढ़ गई जहाँ से हल्की हल्की फुसफुसाहट और सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। वो स्टोर रूम के पास पहुंची तो अंदर से धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से स्टोर रूम का दरवाज़ा हल्का सा खोला और अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई।
सामने रोहन जमीन पर बैठा था और फूट फूट कर रो रहा था। स्वाति उसके पास जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में रोहन ने अपना सिर रखा हुआ था और वो एक बच्चे की तरह रो रहा था। उसके कंधे तेजी से हिल रहे थे और उसकी हिचकियां बंधी हुई थीं। मीनाक्षी ने जब ये डरावना और ना भूलने वाला मंजर देखा तो उसका सांस गले में अटक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो वहां एक पल भी ना रुक सकी। उल्टे पांव भागते हुए अपने कमरे में वापस आई। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसके दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो और उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी की सारी खुशियां अब खत्म होने वाली हैं और रोहन कभी उसका नहीं हो सकता। इस घटना के बाद जब अगले दिनों घर में स्वाति के लिए रिश्ते आए तो बातचीत शुरू हुई। स्वाति ने सबके सामने साफ साफ शब्दों में हर रिश्ते से इनकार कर दिया। उसने परिवार के सब लोगों को ये बता दिया कि वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ रोहन के साथ, वरना वो पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। उसने मीनाक्षी के सामने ही गर्व से सीना तान कर कहा, तुम चाहे जितने भी सपने देख लो, मेरा और रोहन का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। हम दोनों ही अब एक होने वाले हैं और रोहन को अपनी इस गलती का पूरा एहसास हो चुका है जो उसने तुम्हारे साथ शादी करके की थी। मीनाक्षी एक बार फिर से अंधेरे में थी। क्या मेरा रिश्ता इतनी आसानी से रोहन के साथ टूट जाएगा? वो रोहन को देखती तो उसकी चुप्पी मीनाक्षी को अंदर से दहला देती। उस दिन पूजा और अमित की सगाई हुई थी। सब लोग इस वक्त बड़े से हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। मीनाक्षी, रोहन और उसकी बेटी भी इस वक्त उनके पास मौजूद थी। आंटी जी इस वक्त लड़कियों के रिश्ते और उनकी नसीब की बातें कर रही थी कि अचानक हमेशा की तरह उन्होंने अपनी बातों का रुख मीनाक्षी की तरफ मोड़ लिया। उन्होंने मीनाक्षी की तरफ नफरत भरी निगाह डाली और ऊंची आवाज में बोले, अब इस मीनाक्षी को देखो, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि इसका क्या करतूत है, मगर फिर भी मेरे सीधे साधे बेटे रोहन ने अपना बड़ा दिल दिखाया और इसके सिर पर हमारे परिवार की इज्जत की चुन्नी डाल दी। वरना ऐसे लोगों की किस्मत तो ठोकरे खाना ही लिखा होता है। और रही बात इस गोद में पलने वाली बच्ची की, तो इसका तो ये भी पता नहीं कि किसका खून है जो हवेली में लाकर रख दिया गया। आंटी जी के मुंह से ये शब्द अभी पूरी तरह से निकले भी नहीं थे कि रोहन उनकी बात पर इतने जोर से चिल्लाया कि सब लोग अपनी जगह सहम गए थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा गुस्से और शर्म से पीला पड़ चुका था। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ की बात काट दी और दहाड़ते हुए कहा, खबरदार, अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी बेटी या मेरी पत्नी के बारे में एक भी शब्द मुंह से निकाला, ये कोई अनजान खून नहीं है, ये मेरी बेटी है, मेरी अपनी औलाद है। पूरा कमरा एकदम से शांत हो गया था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रोहन से उसके गुस्से का जवाब दे सके। रोहन कांपते हुए लहजे में बोलने लगा, आप सब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैंने उस दिन इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी थी और मैंने इसके साथ शादी क्यों की थी, तो आज सुन लीजिए आप सब लोगों की सच क्या है। उसकी हिचकियां बंद गई थी और उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और सिसकते हुए बोला, जब मैं विदेश में था तो मैं बुरे कामों में पूरी तरह से डूब चुका था। वहाँ मेरी अय्याशियाँ चरम पर थीं। लड़कियों के साथ मेरी हद से ज़्यादा नज़दीकियाँ थीं। कोई नियम, कोई मर्यादा मेरे लिए बाकी ना रही थी। और जब मैं वापस लौटकर इस हवेली में आया तो मैंने मीनाक्षी के इस सीधे साधे और मासूम रूप को देखा तो सादगी के बावजूद फूल की तरह खिल रहा था। मैं अपनी नियत पर काबू नहीं रख सका। मेरे अंदर का जानवर जाग उठा था और मैंने उसे हर कीमत पर पाने की हवस पाल ली। उसने रोते हुए आगे कहा, फिर वो दिन आया जब हवेली के सब लोग शादी में बाहर गए हुए थे और मीनाक्षी अकेली घर में काम कर रही थी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। मैं किचन में गया और चुपके से इसके जूस के गिलास में तेज नींद की गोलियां मिला दी। मीनाक्षी ने बिना किसी शक के वो जूस पी लिया और कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। फिर मैं खुद इसे उठाकर कमरे में लेकर गया और इसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर इसकी इज्जत को तार तार कर दिया। इसके पवित्र शरीर को अपने गंदे हाथों से मैला कर दिया और किसी को शक न हो, इसलिए मैं जानबूझकर इसके वे सफ़ेद कपड़े उतार कर छुपा दिए और दूसरे कपड़े पहना दिए, ताकि अगर मीनाक्षी को किसी तरह का शक भी हो जाए तो किसी का ध्यान मेरी तरफ न जाए। मैंने अपने पापों के सारे सबूत
बड़ी सफाई से मिटा दिए थे। स्वाति के कमरे में जो कपड़े देखे थे, मीनाक्षी के नहीं जानती थी कि स्वाति उस दिन रोहन के कमरे में उसकी पुरानी डायरी और तस्वीरें लेने के लिए आई थी। डायरी में रोहन ने स्वाति के लिए अपनी भावनाएं रखी थी और वे सब मीनाक्षी को जलाने के लिए दिखाना चाहती थी। तभी वे कपड़े रोहन के लॉकर में उसे मिले थे। तब उसने ये समझा कि शायद रोहन ने उसकी याद में उन कपड़ों को संभाल कर रखा है, मगर वो नहीं जानती थी कि ये कपड़े तो उसके उस पाप का सबूत थे जो उसने सबसे छुप कर किया था। रोहन का ये कबूलनामा सुनकर कमरे में बैठे तमाम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। उसकी माँ के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। रोहन ने रोते हुए आगे कहा, लेकिन इस सब के बाद मेरे अंदर की आत्मा जाग उठी थी जब मैंने देखा कि एक पवित्र और मासूम लड़की को मेरी वजह से इस परिवार के ताने और जुल्म सहने पड़ रहे हैं। और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो आप सबने उस पर कीचड़ उछाला। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सब मेरी गंदगी और मेरी घटिया हरकतों का नतीजा था। मुझे अपनी इस घिनौनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने एक बेकसूर की दुनिया उजाड़ दी है, और इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए और अपनी इस औलाद को अपना नाम देने के लिए मैंने इसके साथ कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से शादी की थी। ये बच्ची मेरा खून है और मीनाक्षी मेरी पत्नी है, और आज के बाद अगर किसी ने भी उस पर उंगली उठाई तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। रोहन की बातें सुनते ही उसकी माँ ने गुस्से और सदमे से पागल होकर आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ रोहन के मुंह पर दे मारा। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने चीखते हुए कहा, मैंने तुम्हें ये संस्कार दिए थे, तुम अपने परिवार की इज्जत के साथ ये घिनौना खेल खेलो, तुम इतने नीचे गिर गए। दूसरी तरफ मीनाक्षी पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी थी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वो अपने दिल में सोचने लगी कि हाय रे मेरी किस्मत, मैंने जिस इंसान को अपने दिल के सबसे ऊंचे और पवित्र सिंहासन पर बिठाया था, जिसे मैंने ईश्वर की तरह पूजा था, जिसकी मोहब्बत को मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भक्ति समझा था, वो इंसान अंदर से इतना झूठा और घटिया निकलेगा, इसका तो मैंने सपनों में भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। जिसका दामन इतना दागदार और सोच इतनी मैली थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक हैवान के हवाले कर दी। और इधर स्वाति का ये हाल था कि वो गुस्से और नफरत से काँप रही थी। वो दिल ही दिल में खुद से बोल रही थी कि मैं तो एक ऐसे इंसान के लिए अपनी जान दे रही थी जिसे अपने परिवार की इज्जत संभालनी नहीं आती, जो अपनी वासना पर काबू नहीं रख सका, जो इतने घटियापन की हद तक गिर सकता है। ऐसे इंसान के साथ जीने से बेहतर है कि मैं इस परिवार से नाता तोड़ लूं। स्वाति ने अपने माँ बाप की तरफ देखा और साफ साफ कह दिया, मुझे अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकना। आप लोगों को जहाँ मेरा रिश्ता करना है कर दें। मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी किस इंसान से हो रही है, बस वो एक इज्जतदार इंसान होना चाहिए। मैं इस इंसान की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इस सच्चाई के सामने आने के बाद स्वाति ने हमेशा के लिए अपना रास्ता अलग कर लिया था, और उसके माँ बाप भी उनसे अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ कर जा चुके थे। और शादी के बाद उसने कभी मुड़कर रोहन की तरफ नहीं देखा। इधर हवेली का सारा माहौल बदल चुका था। अब मीनाक्षी के साथ घर के हर इंसान का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। जो लोग कल तक उसे नीचा समझते थे, अब शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर बात करते थे। उसकी आंटी जी ने खुद आगे बढ़कर मीनाक्षी के सामने हाथ जोड़े और अपने पिछले सारे व्यवहार और गलतियों पर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और रोती रही। और रोहन तो हर वक्त मीनाक्षी के आगे पीछे घूमता रहता, उससे पल पल माफ़ी मांगता, उसकी मिन्नतें करता कि वो उसे माफ़ कर दे। मीनाक्षी ने अपना फ़र्ज निभाते हुए घर के सारे काम संभाल लिए थे। वो वैसे ही उसकी सेवा करती, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर का इंसान बिल्कुल मर चुका था। उसका दिल अंदर से इस कदर टूट चुका था कि अब उसमें किसी के लिए भी कोई भावना बाकी नहीं बची थी। वो जानती थी कि वो इंसान जिस पर उसने अपनी आत्मा तक निछावर कर दी थी, वो अंदर से किस कदर खोखला था। रोहन हर रात मीनाक्षी के हाथ अपने हाथों में लेकर रोता, उससे माफ़ी मांगता, मगर मीनाक्षी पत्थर की मूरत बनी खामोशी से खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखती रहती। रोहन तड़प कर कहता, मीनाक्षी मुझसे बात तो करो, मुझे सजा दो, लेकिन यूं खामोश मत रहो। रोहन दिल ही दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था
कि चाहे मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी क्यों ना लगानी पड़े, मैं अपनी पत्नी के दिल में इस नफ़रत और दुःख को मिटा कर रहूँगा। मैं उसे इतना बेपनाह प्यार दूँगा और इतना ख़याल रखूँगा कि वो अपने बीते कल के इस काले अंधेरे और दर्द को हमेशा-हमेशा के लिए भूल जाएगी और इसके दिल में अपने लिए प्यार की एक नई दुनिया बसा कर दिखाऊँगा। दोस्तों, गलती की सज़ा होती है, लेकिन क्या ऐसे धोखे और अपराध का कोई प्रायश्चित हो सकता है? एक तरफ रोहन का सच्चा पछतावा है और दूसरी तरफ मीनाक्षी का टूटा हुआ दिल। आपके हिसाब से मीनाक्षी को क्या करना चाहिए? रोहन को माफ़ करके नई शुरुआत करनी चाहिए या उसे कभी माफ़ नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करें। हम रोज़ नई एक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।